हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है: सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लेम टेस्ट और मेटेलिक नेचर। तो आइए हम पहली रीडिंग बात करते हैं सडन जंप। आप पहला एप्लीकेशन बात करते हैं सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन। एप्लीकेशन फर्स्ट ए सडन जंप ऑफ between 2 IP. A sudden jump of between 2 IP implies means change of energy लेवल या सेल। ए सडन जंप ऑफ बिटवीन 2 IP implies मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी लेवल या सेल। अब हम कोई एटम लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को उसके सेल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा आपका कोई एटम है। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाला IP फर्स्ट, ये 500 जूल। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये IP2 900 जूल। और हमने तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला IP3, ये आपका 4000 जूल। तो देखो जो अब इसमें हम देखते हैं IP1 500 जूल, IP2 900 जूल, लेकिन IP3 यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला तो हमने देखा कि 4000 जूल। यहाँ से आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकला। तो यानी IP2 और IP3 के बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब IP2 और IP3 के बीच में सडन जंप हुआ है, यानी कि सेल चेंज हुआ है। तो अब इसको हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, ये कोई एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला IP1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला IP2 और आपका तीसरा IP3 और चौथा इलेक्ट्रॉन IP4, पांचवा इलेक्ट्रॉन IP5 और छठवां इलेक्ट्रॉन IP6। अब इनकी एनर्जी मान लो दिया है से 15 जूल, 20 जूल, 30 जूल और आपका 40 जूल। और यहाँ मान लीजिए आपका दिया है 300 जूल और 320 जूल। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आपको ऑप्शन दे रखा है A, P, C आपका दिया है और D आपका सल्फर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचान लेते हैं तो हम इन एटम्स में जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा इसके अकॉर्डिंग
वहीं आपका आंसर होगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं इस IP के अकॉर्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए IP1 15 जूल, IP2 20 जूल, IP3 30 जूल और IP4 40 जूल। जैसे ही आप IP5 में आ रहे हैं तो देखिए 300 जूल हो जा रहा है। तो IP4 और IP5 के बीच में सडन जंप हो रहा है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा आपका, यहां पे लिख दे रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ लोअर IP। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ लोअर IP। तो जितना लोअर IP है आप उसको काउंट कर लीजिए, इससे आपका पता चल जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो चलिए 1 2 3 4, तो लोअर IP आपके कितने हैं 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो चलिए अब इन चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए बोरान आपका कैसा है, ये थर्ड A का है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होगा। एल्यूमिनियम ये भी थर्ड A का है तो इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होगा। अब देखिए सिलिकॉन ये फोर्थ ग्रुप का है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। और ये है आपका सल्फर, तो इसमें आपका ये होगा 6वें ग्रुप का तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया सिलिकॉन का, तो ये आपका सही होगा। एक क्वेश्चन और है आपका, ए सडन जंप बिटवीन IP2 and IP3 is maximum। A sudden jump between IP2 and IP3 is maximum। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2। उसके बाद आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 1s2 2s2 2p6 3s1 सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 सही। तो अब इसमें आपको चेक करना है कि IP2 और IP3 के बीच में सडन जंप हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो देखिए जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 होगा तो ही तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा वो उसकी IP मैक्सिमम होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेंगे, उनके IP में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें आपका IP बढ़ जाएगा। तो यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का कितना होना चाहिए 2। तो हम चेक कर लेते हैं किस में है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका P ब्लॉक का एलिमेंट। तो P ब्लॉक एलिमेंट में हम जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं S और P दोनों का काउंट करते हैं। ठीक, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में गया
तो यस सब सेल में गया तो आप पीछे आपको काउंट कर देखना पड़ेगा कि अंदर के सब सेल फुल फिल्ड हैं या इनकम्प्लीट। तो अंदर के जितने भी सब सेल हैं वो फुल फिल्ड हैं, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक का होगा। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस सब सेल में। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक है तो एक हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन में। तो इसमें भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है तो ये पी ब्लॉक का होगा। तो इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी के दोनों को काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको वो कर देते हैं, अब सही है, 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब चौथे ऑप्शन में बात करते हैं। तो देखिए चौथा आपका जो है एस सब सेल में गया है और अंदर के सारे सब सेल फुल फिल्ड हैं, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2। तो देखिए हमने कहा था जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा उसी के IP2 और IP3 के डिफरेंस मैक्सिमम होगा, यानी कि उसी में सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 4th। तो अब हम एक नोट है, आप ध्यान लिखिएगा, एक नोट है, इसमें पूछता है कि हुज IP इज मैक्सिमम, हुज IP इज मैक्सिमम। तो यहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n-1, ये हुज IP इज मैक्सिमम। अब कोई क्वेश्चन ले लिया, कहा कि बताइए हुज IP2 इज मैक्सिमम। ठीक, तो चलिए इसमें देख लेते हैं 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 2p2 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, तो इसका पूछ रहा है कि हुज IP2 इज मैक्सिमम। तो इससे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचान लेते हैं। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, n-1 था और ये n क्या था, IP के आगे जो नंबर लिखा है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा वहीं आपका IP2 उसी का मैक्सिमम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला 1s2 2s2 2p2। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में गया तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, s और p दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। दूसरे में इसमें भी आपका p सब सेल में गया है तो इसका भी हम आप दोनों काउंट करेंगे sp को, इसका कितना हो जाएगा 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में बात करते हैं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s सब सेल में गया है और अंदर सब कंप्लीट है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, s सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखते हैं तो इसका भी s में गया है तो अंदर के सारे सब सेल फुल फिल्ड हैं तो इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन s के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो देखिए हमने किस IP2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो जिसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा उसी का IP2 क्या होगा मैक्सिमम, तो यानी कि 3rd।
अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सेकेंड, फ्लेम कलर, अब ये फ्लेम कलर टेस्ट क्या होता है, ये कैसे देते हैं? तो देखिए जो फ्लेम कलर टेस्ट होता है वो मेटल देते हैं जनरली। तो क्या करते हैं, जब हम किसी मेटल को बंसन बर्नर से हीट करते हैं तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देती है, और जब हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो विजिबल रेडिएशन इमिट करते हैं। इसी के कारण जो मेटल है वो डिफरेंट टाइप के कलर शो करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं विजिबल रेडिएशन, ये होता है आपका विबग्योर। ठीक, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हम जब वायलेट से रेड की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इसका क्या होता है, आपका वेवलेंथ इंक्रीज करता है। वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एनर्जी डिफरेंस वो क्या करती है, वो डिक्रीज करता है। तो वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेड का, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो सबसे कम वायलेट का होगा, सबसे ज़्यादा रेड का होगा। चेंज एनर्जी बराबर होता है आपका Sc/λ। तो इस फार्मूला से हम आपका वेवलेंथ निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट ए के मेटल। तो आपका हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है तो वो फ्लेम कलर टेस्ट नहीं देता। तो इसका देखते हैं। तो ये आपका होता है क्रिम्सन रेड, क्योंकि इधर जो होता है आपका वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है इधर जाएंगे तो वेवलेंथ आपका मिनिमम होगा। तो इसीलिए देखिए ये रेड की तरफ से कलर शो कर रहा है, क्रिम्सन रेड। और ये आपका होता है येलो, और ये होता है आपका पेल वायोलेट, ये होता है आपका गोल्डन येलो। रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं आपके डार्क वायोलेट। तो ये तो हो गया फर्स्ट ए का कलर। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड ए का। सेकेंड ए का तो बरेलियम, मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रंसियम, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है तो वो आपका फ्लेम कलर टेस्ट नहीं देगा। अब ध्यान दीजिए,
इसमें जो बरेलियम और मैग्नीशियम होता है ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आईपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बरेलियम और मैग्नीशियम नॉट गिवन फ्लेम टेस्ट बिकॉज आईपी इज वेरी हाई। आईपी इज वेरी हाई। तो आप इसको याद रखिएगा, बरेलियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनका आईपी क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसको बात करते हैं इनका। तो इसका होता है आपका ब्रिक रेड। ब्रिक रेड इसका होता है आपका क्रिम्सन रेड। इसका होता है आपका एप्पल ग्रीन। इसका क्या होता है? एप्पल ग्रीन। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा एप्लीकेशन, मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम किसकी बात करेंगे? थर्ड एप्लीकेशन, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी आईपी बहुत कम होगी, यानी कि इसकी आईपी क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आईपी के। अब जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा तो ये कैटायन फार्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैटायन फार्मिंग टेंडेंसी। कैटायन फार्मिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब कैटायन आसानी से बनाएगा तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इनका जो रेड्यूसिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये भी क्या हो जाए आपका? रेड्यूसिंग पावर भी क्या होगा? डायरेक्टली रेड्यूसिंग पावर। देखिए, रेड्यूसिंग पावर उसको बोलते हैं जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल के, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन लाता है, यानी कि चार्ज लाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग पावर। तो चूंकि जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और आसानी से पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इनका रेड्यूसिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखिएगा गैस मीडियम में, इन गैस मीडियम, गैस मीडियम। तो हो गया गैस मीडियम। तो अब हम बात कर लेते हैं आपका ग्रुप और पीरियड में इनका प्रभाव। ये हमने पीरियड को दर्शा दिया और ये ग्रुप को, ये पीरियड और ये ग्रुप को। तो चलिए यहाँ पे हम नॉन मेटेलिक, अब क्या करेंगे? पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक नेचर जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो आईपी भी आपका इंक्रीज करेगा। आईपी इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज किया तो मेटेलिक नेचर आपका डिक्रीज करेगा। मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रो
पॉजिटिव नेचर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये तो हो गया पीरियड की बात। अब हम देख लेते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक नेचर है, नॉन मेटेलिक नेचर वो डिक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आईपी भी आपका डिक्रीज करेगा, आईपी डिक्रीज करेगा। लेकिन आपका मेटेलिक नेचर क्या है, मेटेलिक नेचर वो आपका इंक्रीज करेगा। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। जब मेटेलिक नेचर आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी आपका इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर आपका डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ग्रुप ऑफ पीरियड में देख ली, एक बार फिर से बोल दें। नॉन मेटेलिक नेचर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है क्योंकि जेड डिफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घट जाती है, और साइज घटने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं रिमूव हो पाते, तो यहाँ पे आईपी भी आपका बढ़ जाता है। और जब नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज किया तो मेटेलिक नेचर आपका डिक्रीज करता है, और मेटेलिक नेचर डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी डिक्रीज करता है। अब चूंकि नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज किया था तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। अब ग्रुप में बात कर लेते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक नेचर है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपका घट जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, तो आईपी आपका क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन मेटेलिक नेचर आपका इंक्रीज करेगा, और मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर घटेगा। अब इसके आधार पे हम देख लेते हैं सबसे कौन सा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है और इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, और उसमें सबसे कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और कौन सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होता है। तो चलिए हम देख लें। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोस्ट मेटेलिक ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ए। दूसरा आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोस्ट नॉन मेटेलिक ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा सेवेंथ ए। कौन सा हो जाएगा, सेवेंथ ए, यानी कि हैलोजन फैमिली। फर्स्ट ए मतलब एल्कली मेटल। अब बात करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट या एटम। ये क्या हो जाएगा आपका, सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोस्ट मेटेलिक एटम क्या होगा आपका, सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोस्ट नॉन मेटेलिक
एटम, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक, ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। तो अब एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अरेंज द following in decreasing order of non-metallic नेचर या कैरेक्टर। तो यहाँ पे दिए हैं सल्फर, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। तो इनको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पे इसको वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप और पीरियड की तरह इसको अरेंज कर देते हैं। तो देखिए अब इसका बात करें तो कार्बन होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन होगा, फिर उसके बाद सल्फर होगा और फिर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, सल्फर सॉरी, ये बोरान है, ये आपका बोरान है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। और सिलिकॉन क्या होता है आपका, थर्ड होता है कार्बन फैमिली का। तो ये हो गया। अब देखिए जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे यानी कि बोरान से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो जेड डिफेक्टिव बढ़ता है। जेड डिफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका साइज घटेगा, साइज घटता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब बात होता है कि बोरान और सिलिकॉन में, तो इसमें किस पे रखें। तो एक देखिए आपको रूल बताते हैं, अगर फिफ्थ ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप के पहले की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप फैक्टर डोमिनेट करेगा। और फिफ्थ ग्रुप के बाद का अगर एलिमेंट है तो वहां पे आफ्टर फिफ्थ ग्रुप आपका पीरियड फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि पांचवें ग्रुप तक या पांचवें ग्रुप के पहले आप ग्रुप फैक्टर से ऑर्डर निकालिए और पांचवें के बाद आप पीरियड फैक्टर को इस्तेमाल करिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए पांचवें के पहले है तो यहाँ पे ग्रुप फैक्टर, तो देखिए जब आप नीचे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, पीरियड में बढ़ता है। तो इसका मतलब बोरान पहले आएगा, सिलिकॉन बाद में होगा। तो इसका ऑर्डर हम बात करें तो फ्लोरीन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर आपका कार्बन, फिर आपका बोरान और फिर आपका सिलिकॉन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो बच्चों हम अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड के दो नेचर हैं, एक आपका है मेटेलिक ऑक्साइड और एक आपका है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक, तो मेटेलिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है आपका, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड, तो इससे बनेगा आपका NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड, इससे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। La2O3,
इससे बनेगा आपका लैंथेनम OH का होल थ्राइस। तो ये आपका हो गया मेटेलिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस, जो आप मिलेगा क्या, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। दूसरा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का। तो चलिए देखते हैं कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिए, जैसे CO2, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका हो जाएगा H2CO3। तो इसमें क्या करेंगे, वाटर को जोड़ देंगे। SO3, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका H2SO4, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए। N2O5, तो N2O5 इसका हो जाएगा आपका H2N2O6। ध्यान रखिए, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसको क्या करते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला को वो करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से कॉमन लेके काट देंगे। तो 2 से कॉमन लेके काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा HNO3। ठीक, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा। उसी तरह से Cl2O7, इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा H2Cl2O8। तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका HClO4। ये आपका रॉन्ग है। तो देखो बच्चों ध्यान रखो, इनसे एक ही ऑक्सी एसिड बन रहा है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सिंगल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सिंगल एनहाइड्राइड, सिंगल एनहाइड्राइड। अब एक और आपका कंपाउंड है नॉन मेटल का, NO2। NO2 इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बनना चाहिए H2NO3। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये बनता है आपका HNO3 प्लस HNO2। ठीक, तो 2 टाइप के ऑक्सी एसिड बनते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक, तो चलो बच्चों अब इनको हम देख लेते हैं ग्रुप और पीरियड में, एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को ग्रुप और पीरियड में देख लेते हैं, यानी कि ट्रेंड्स। ये आपको पीरियड हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया। तो देखिए पीरियड में आप बढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक नेचर आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, किसमें, पीरियड में। अब ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में आपका क्या होता है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर पीरियड में बात करें तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज करेगा, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। उसी तरह से यहाँ पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन मेटेलिक नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पीरियड में कुछ ऑक्साइड को। तो जैसे Na2O, उसके बाद आपका Al2O3, सॉरी आपका MgO, उसके बाद आपका Al2O3,
और SiO2 और उसके बाद हो जाएगा P2O5SO3 और Cl2O7, ठीक, Cl2O7। और इसमें बात करें तो K2O, Rb2O, CS2O। तो देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, पीरियड में बढ़ रहे हैं। तो पीरियड में बढ़ेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ Cl2O2 का और O7 का। तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये और फिर ये। उसी तरफ अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे Cgm2 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर Rb2O का, फिर K2O का। तो अगर हम बात करें इधर तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सबसे मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। और Cgm CS2O ये क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो अब देखिए अगर हम इधर पीरियड में बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ग्रुप में आपका बेसिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज करेगा ओवरऑल। तो आज इतना ही।